हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। ये हमारा सेशन है डेली करंट अफेयर का। तो डेली करंट अफेयर के हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 30 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। एक एक करके सारे फैक्ट को आराम से सुनिएगा, एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, काफी इंफॉर्मेशन आपको आज के सेशन में मिलेगी, तो एंड तक बने रहिए। और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, क्योंकि आपको यहां पर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा नवरात्रि की सेल चल रही है आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर, तो आपको सभी एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस अभी काफी अफोर्डेबल प्राइस में यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो चेकआउट कीजिए, और कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक हम चलते हैं आज के हमारे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर। देखें, एशिया कप 2025 का फाइनल इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। एशिया कप टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने? देखिए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बोल लें, प्लेयर ऑफ द सीरीज बोल लें, एक ही बात है। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो खिताब है वो जीता है अभिषेक शर्मा ने। आपको पता है एशिया कप आप सभी ने देखा होगा, फाइनल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यह फाइनल खेला गया। इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में 5 विकेट से हराया है, और 5 विकेट से हराकर एशिया कप का 9वीं बार खिताब जीता है इंडिया ने। यह 9वां एशिया कप टाइटल आया है इंडिया के पास। सबसे सक्सेसफुल टीम एशिया कप में अभी तक इंडिया ही रही है, और यह जो 2025 में खेला गया यह 17वां एडिशन था एशिया कप का। इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया। फाइनल खेला गया था दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। आपको पता है यहां पर एक इंटरेस्टिंग वाकया यह देखने को मिला है कि इंडिया ने ट्रॉफी को रिसीव नहीं किया। जो हमारी टीम थी उन्होंने ट्रॉफी को लिया ही नहीं, क्योंकि एशिया कप का आयोजन जो करवाता है ना वो है एशियन क्रिकेट काउंसिल, और इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी पाकिस्तान से आते हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन मोहसिन नकवी है। तो इंडिया ने साफ कह दिया कि हम इनके हाथ से, पाकिस्तान के किसी व्यक्ति के हाथ से तो ट्रॉफी लेंगे नहीं। काफी ड्रामा चला, काफी लंबा, 1 घंटा 1.5 घंटा ये ड्रामा चला, और उसके बाद फाइनली मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेके चले गए, जबकि जो जहां पर आयोजन किया जा रहा था उसका कोई जो सीनियर अधिकारी है वो भी इस ट्रॉफी को दे सकता था, या एशियन क्रिकेट काउंसिल का कोई अदर मेंबर भी इस ट्रॉफी को इंडिया को दे सकता था, लेकिन यहां पर नहीं दी गई और इंडिया ने भी इस ट्रॉफी को एक्सेप्ट नहीं किया। तो फाइनल का जो जश्न है हमने मनाया जरूर, लेकिन बिना ट्रॉफी के मनाया। कारण बहुत सारे, आप सभी को पता है मोहसिन नकवी ने भी काफी पहले एक पोस्ट डाली थी अपने ट्विटर हैंडल पर, जहां पर उन्होंने जो रोनाल्डो है उनका एक पोज बताया था, कुछ शायद हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एआई की मदद से बनाया गया हो। तो वो इंडिया को कहीं ना कहीं उस पर टारगेट किया जा रहा था उस पोस्ट में भी। और हमने रिसेंटली देखा है जो पाकिस्तान के प्लेयर थे उन्होंने भी इंडिया के जो ऑपरेशन सिंदूर है या उसके विषय में, मतलब एक तो ये खेल भावना के विरोध में है, लेकिन उसके बाद भी हम जानते हैं पाकिस्तान की हरकतें कैसी है। उनको अपना नूर खान एयरबेस देखना चाहिए, और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को एक बार वहां पर घुमाने ले जाना चाहिए कि देख लो हमारी कैसी हालत हुई है ना। तो ठीक है, हमने ट्रॉफी नहीं ली फाइनली, लेकिन एशिया कप फाइनल किसने जीता है? इंडिया ने जीता। फाइनल में हमने पाकिस्तान को हराया। इस एशिया कप के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे तिलक वर्मा, और इसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो ये रहे अभिषेक शर्मा, प्लेयर ऑफ द सीरीज। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप यादव को घोषित किया गया। ठीक है, तो एशिया कप 2025 का जो टूर्नामेंट है 9 सितंबर को शुरू हुआ था, 28 सितंबर को इसका फाइनल खेला गया। 8 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। यूएई में इसका आयोजन हुआ था। एशिया कप 2 साल में एक बार आयोजन होता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल इसका आयोजन करवाती है। 1984 में पहली बार इसके फर्स्ट एडिशन का आयोजन किया गया था, और अभी रिसेंटली 2025 में इसका आयोजन किया गया। इसके पहले, क्योंकि 2 साल में एक बार होता है, तो 2023 में इसका आयोजन हुआ था। तब फाइनल इंडिया और श्रीलंका के मध्य में खेला गया था। संयुक्त रूप से पाकिस्तान और श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ था। तो इंडिया और श्रीलंका के मध्य में फाइनल खेला गया, और यहां पर विनर इंडिया रहा था फाइनल में श्रीलंका को हराकर। यह 2023 का एडिशन है, और 2025 में एक बार फिर से इंडिया विनर रहा। इस बार हमने किसको हराया? पाकिस्तान को। ठीक है,
भारत का शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर्स रिजर्व, जिसे सितंबर 2025 में यूनेस्को की वर्ल्ड बायोस्फीयर्स रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? इंडिया का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर्स रिजर्व सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बायोस्फीयर्स रिजर्व है और यह देखने को मिलता है हमें भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश में यह कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर्स रिजर्व स्थित है। रिसेंटली यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड बायोस्फीयर्स रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया है, मतलब यूनेस्को के द्वारा अब इसे बायोस्फीयर्स रिजर्व का दर्जा दिया गया। यूनेस्को ने रिसेंटली 20 देशों के 26 नए बायोस्फीयर्स रिजर्व घोषित किए हैं। 20 अलग अलग देशों में ये 26 बायोस्फीयर्स रिजर्व है। अब इंडिया में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर्स रिजर्व को इन्होंने एड्रेस किया है, इन्होंने यूनेस्को की मान्यता दी है और इसके बाद यह देश का पहला, इंडिया का पहला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर्स रिजर्व बन गया है और यही सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बायोस्फीयर्स रिजर्व है इंडिया का। हिमाचल प्रदेश में यह ट्रांस हिमालयन रीजन में देखने को मिलता है। ट्रांस हिमालयन रीजन में हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में यह देखने को मिलता है, जो कि 7,770 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और ऊंचाई देखें तो 3300 से लेकर 6600 मीटर की ऊंचाई तक इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। इंडिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बायोस्फीयर्स रिजर्व और एकमात्र कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर्स रिजर्व, जिसे यूनेस्को के द्वारा मान्यता दी गई हाल ही में। ओके, नई मान्यता के साथ अब पूरे इंडिया में हमको 13 यूनेस्को बायोस्फीयर्स रिजर्व देखने को मिलेंगे, जिनको यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है। समझना, ऐसे बायोस्फीयर्स रिजर्व इंडिया में अब 13 हो गए हैं जिनको यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड बायोस्फीयर्स रिजर्व नेटवर्क जो यूनेस्को की लिस्ट है, उसमें अभी 142 देशों में 785 बायोस्फीयर्स रिजर्व टोटल हो गए हैं, इनको मिलाकर, जो रिसेंटली जोड़े गए उन सबको मिलाकर। यहां पर हमको समझना पड़ेगा कि बायोस्फीयर्स रिजर्व या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र एक्चुअल में होता क्या है। ऐसे क्षेत्र जो कि बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से जिनका संरक्षण किया जाना चाहिए, है ना, तो ये स्पेशल ज्योग्राफिकल एरियाज होते हैं जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जैसे जंगल हो गए, पहाड़ हो गए, रिवर्स हो गए, इनकी रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। ये बायोस्फीयर्स रिजर्व कहलाते हैं। देश भी इनको मान्यता देते हैं अपने लेवल पर और यूनेस्को भी इनको मान्यता देता है। जब यूनेस्को मान्यता देगा तो इंटरनेशनली फंडिंग मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का और उसे ग्लोबली मान्यता मिल जाती है। ये फायदे होते हैं जब यूनेस्को किसी को बायोस्फीयर्स रिजर्व घोषित करता है। तो रिसेंटली यूनेस्को ने इंडिया में जिसको घोषित किया है वो कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर्स रिजर्व। बायोस्फीयर्स रिजर्व क्षेत्रों में वन्य जीव, वनस्पति को संरक्षित किया जाता है। साथ ही साथ यहां पर रहने वाले जो स्थानीय लोग होते हैं, जो इस एरिया में रहते हैं बायोस्फीयर्स रिजर्व के, उनकी ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, उनका रहन सहन, उनके कल्चर, इनकी भी रिस्पेक्ट की जाती है और इनको भी संरक्षित किया जाता है। तो ऐसे क्षेत्र बायोस्फीयर्स रिजर्व होते हैं। ऑल ओवर एक मॉडर्न एरिया जहां पर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और साइंटिफिक रिसर्च तीनों को एक साथ लेकर चला जाता है। यूनेस्को का ये जो प्रोग्राम है ना, ह्यूमन एंड बायोस्फीयर्स प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, 1971 में से शुरू किया गया था और इसी के अंतर्गत किसी भी प्लेस को बायोस्फीयर्स रिजर्व की मान्यता दी जाती है ना। इसका उद्देश्य था इस प्रोग्राम को लाने का प्रकृति और मानव के बीच में संतुलन को बनाए रखना और ऐसे नेचुरल जो प्लेसेस है उनका विकास करना। ठीक है, तो वर्तमान में इंडिया में तो हमको 18 बायोस्फीयर्स रिजर्व देखने को मिलते हैं पूरे इंडिया में, जो इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किए। लेकिन उनमें से यूनेस्को को कितने मान्यता प्राप्त है? तो यूनेस्को की मान्यता केवल 13 प्लेसेस को ही प्राप्त है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट घोषित किया गया। ये दोनों ही वेटलैंड कहां पर देखने को मिलते हैं या किस राज्य में स्थित है? गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। अब यहां पर देखिए कंफ्यूजन होता है, मैंने तो ऑप्शन में नहीं लिया, लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा ना उदयपुर झील से, तो पहला ऑप्शन राजस्थान होगा।
वैसे ऑप्शन है यहां पर ऑप्शन सी में, लेकिन पहले नंबर पर होता है राजस्थान। अगर इससे कभी क्वेश्चन आते हैं, माइंड गेम है, क्योंकि जब उदयपुर आता है ना नाम सुनने में, तो पहला जो क्लिक करता है ऑप्शन वो राजस्थान होता है दिमाग में। लेकिन कंफ्यूज मत होना, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील ये दोनों ही जो कि रामसर साइट घोषित किए गए, ये भारत के बिहार राज्य में स्थित है। दोनों ही वेटलैंड भारत के बिहार में है। इन्हें रामसर साइट का, रामसर वेटलैंड का दर्जा दिया गया है, और इनको मिलाकर अब इंडिया में टोटल 93 रामसर साइट हो गई। कुछ समय पहले ऑलमोस्ट जून मंथ में 2025 में जून में 2 प्लेसेस को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। एक तो राजस्थान के फलोदी में खीचन वेटलैंड है, और एक राजस्थान के ही उदयपुर में मेनार वेटलैंड देखने को मिलता है। तो इनको भी रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है जून मंथ में। जब इनको दर्जा दिया गया था उस वक्त तक 89 प्लेस थे रामसर साइट के, 2 जुड़े तो 91 हो गए थे, और अब 2 और जोड़े गए बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में गोकुल जलाशय और वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में उदयपुर झील। इन दोनों को भी ऐड कर दें तो अब टोटल रामसर साइट हो गई है इंडिया में 93। डन, समझ में आया? सभी 93 रामसर साइट के अगर टोटल एरिया देखें तो 13,60,719 हेक्टेयर एरिया वेटलैंड साइट का एरिया है वर्तमान में इंडिया में। कितनी वेटलैंड साइट है, क्वेश्चन ये ही पूछा जाता है नॉर्मली, तो 93। ओके, भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट, वेटलैंड साइट देखने को मिलती है। जिनको रामसर साइट की मान्यता प्राप्त है, तमिलनाडु राज्य में 20 ऐसी साइट है। ओके, रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर नाम के प्लेस पर, सिटी में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था ताकि आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जा सके, क्योंकि आर्द्र भूमि जैव विविधता की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होती है जो कि ऐसे प्लेस पर ही फलती फूलती है, तो उनको संरक्षित किए जाने के लिए रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। तो 1971 में रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित। इस संधि के तहत 172 देशों ने इसे स्वीकार कर रखा है, इंडिया भी इसमें से एक मेंबर है। ओके, इंडिया में टोटल रामसर साइट अभी कितनी हो गई है, तो ये 93 रामसर साइट है इंडिया में। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन था, याद रखिएगा। आप सभी को मैं बता चुका हूं कि नवरात्रि की सेल आपके लिए कंटिन्यू है, क्रेजी जीके ट्रिक और रूट दोनों ही एप्लीकेशन पर। चेकआउट कीजिएगा, अप टू 90% तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा सभी एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज पर। तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, और डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है एप्लीकेशन पर। इसके अलावा अदर काफी सारे कोर्सेज भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो एक बार चेकआउट कीजिए। और आप हमारे एआई कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी तैयारियों को बूस्ट करने के लिए क्रेजी जीके ट्रिक ये स्पेशल कोर्स लाया है, जो कि आपको आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत करने में मदद करेगा। तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है, एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, और कोई भी हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता ही है, आप इस पर कॉल करिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी टीम आपकी मदद कर देगी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो। आगे चले, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इसके 13वें डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है डॉक्टर कनाद दास को। आंसर डी हो जाएगा। आपको पता है डॉक्टर कनाद दास ये डायरेक्टर बने हैं, और इस संस्था के डायरेक्टर बनने वाले पहले कवक विशेषज्ञ है ना, पहले माइकोलॉजिस्ट मतलब कवक विशेषज्ञ, जो कवक विशेषज्ञ और इस संस्था के डायरेक्टर बने, इससे पहले व्यक्ति हो जाते हैं डॉक्टर कनाद दास। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के ये 13वें निदेशक के रूप में अपॉइंट किए गए। अच्छा, अगर हम बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं कि ये संस्था क्या करती है, तो इंडिया में जो वनस्पति विविधता है ना, उसके एक तो संरक्षण के लिए काम करती है, उनके दस्तावेजीकरण के लिए काम करने वाली संस्था है, दस्तावेज को सहेज के रखती है, और ऐसी वनस्पतियों के संरक्षण के लिए यह संस्था काम करती है। इसकी स्थापना 1890 में अंग्रेजों के शासनकाल में की गई थी, और हेडक्वार्टर वर्तमान में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में देखने को मिलता है। यह संस्था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत कार्य करती है।
हेडक्वार्टर तो कलकत्ता में, लेकिन इसके 11 रीजनल सेंटर देखने को मिलते हैं, 4 इसकी अलग अलग यूनिट देखने को मिलती है काम करने वाली अलग अलग प्लेसेस पर। इसके 12वें डायरेक्टर ए माओ थे और इनको रिप्लेस किया है 13वें डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर कनाद दास ने। तो संस्था के बारे में बेसिकली आपको समझ में आ गया कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता क्या है। और अगर हम थोड़ा सा इसको डेप्थ में समझते हैं कि इसका मुख्य कार्य क्या है, तो देखो इंडिया में जितने भी प्लांट्स हैं उन पर रिसर्च करना, उनका सर्वेक्षण करना, ये इस संस्था का मुख्य कार्य। इसके अलावा भारत में जितनी भी मेडिसिन है, औषधि पौधे होते हैं, है ना, ऐसी दुर्लभ पौधों की पहचान करना, उनको डिटेक्ट करना, ऐसी प्रजातियों की खोज करना, उनका क्लासिफिकेशन करना, उनको संरक्षित करना। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण पर और पौधों से जुड़े हुए मुद्दों पर, नीतियों पर, पॉलिसीज पर इंडियन गवर्नमेंट को राय देने का भी ये काम करती है। ओके, भारत में जो प्लांट डायवर्सिटी है उनको सुरक्षित और संरक्षित रखने का काम इस संस्था का है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। हेडक्वार्टर कोलकाता। आगे चलिए, हाल ही में इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, इसके हाल ही में नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया ब्रजभूषण अग्रवाल को। आंसर हो जाएगा आंसर ए, ये है ब्रजभूषण अग्रवाल। तो इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स भारत में ट्रेड और इंडस्ट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है। भारत में जो उद्योग होते हैं ना, ट्रेड इंडस्ट्रीज, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। उद्योग, ट्रेड, व्यापार, निवेश, आर्थिक विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर सरकार और इंडिया के जितने भी बिजनेस है, इंडस्ट्रीज है, उनके बीच में एक ब्रिज के रूप में ये काम करता है। मतलब एक संघ, मजदूर संघ होता है ना, बहुत सारे चीजों को लेकर संघ होते हैं, दुग्ध संघ होता है ना, व्यापारियों का संघ होता है, हमारे आसपास जो बाजार लगते हैं वहां पर व्यापारियों का संघ होता है। उसी तरीके से भारत में जितने भी ट्रेड और इंडस्ट्रीज है ना, व्यापार के लिए और जो उद्योग है उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उनके हितों की बात करता है, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। तो गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी लाती है, इनको पसंद नहीं है उद्योगों को, तो उद्योगों की तरफ से ये बात करती है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो इस संस्था से बात करेगी। तो ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसके अभी अध्यक्ष बने ब्रजभूषण अग्रवाल। ठीक है, इसके पहले अभ्युदय जिंदल इस संस्था के चेयरमैन के पद पर थे, इनको रिप्लेस किया है ब्रजभूषण अग्रवाल ने। मेघालय हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो भारत में हाईकोर्ट में जजेस की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 217। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में आर्टिकल 217 देखने को मिलता है और यह कहता है कि हाईकोर्ट में जजेस और जो चीफ जस्टिस है उनकी नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। हाल ही में मेघालय हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है, यह है जस्टिस सोमेन सेन। इसके पहले जस्टिस सोमेन सेन ये कोलकाता हाईकोर्ट के जज के रूप में काम कर चुके। कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे सोमेन सेन। इनको मेघालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हाल ही में नियुक्त किया गया और ये मेघालय हाईकोर्ट के 14वें मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक है, 2011 में इन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट में जज के रूप में ज्वाइन किया था। आगे चलकर 16 सितंबर 2025 को ये अभी कुछ समय पहले ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किए गए थे कोलकाता में। ठीक है, और ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, लेकिन अब इनको फाइनली बना दिया गया है मेघालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सोमेन सेन। ठीक है, रिसेंटली कुछ और अपॉइंटमेंट भी किए गए थे अलग अलग स्टेट के हाईकोर्ट में। उनमें 2 आप जो अभी हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हुए थे सितंबर मंथ में ही, जस्टिस चंद्रशेखर, बॉम्बे हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश। इनके अलावा पटना हाईकोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी, जस्टिस पीबी बजनथरी। पीबी बजनथरी पटना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। तो ये 2 अभी इसी महीने के बीच में मिड में अपॉइंट किए गए थे और अब एक जो नए बने हैं ये है मेघालय हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, कोलकाता हाईकोर्ट के अभी जस्टिस के रूप में
जज के रूप में काम कर रहे थे, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सोमेन सेन, अब मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पहली बार आयोजित BFI कप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? BFI का मतलब है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कप 2025, यह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पहली बार आयोजित करवा रहा है और इसका आयोजन किया जाएगा तमिलनाडु के चेन्नई में। ठीक है, तो भारत में बॉक्सिंग खेलों को रेगुलेट करने वाली संस्था, गवर्न करने वाली संस्था है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। यह तमिलनाडु के चेन्नई में 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक, नेक्स्ट मंथ 1 से लेकर 7 अक्टूबर 2025 तक आयोजित करवाएगी BFI कप 2025। यह पहला ही एडिशन है। यह वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि चेन्नई में देखने को मिलता है, यहां पर इसका आयोजन किया जाने वाला है। मेल और फीमेल कैटेगरीज में 10 वेट कैटेगरीज यहां पर डिसाइड की गई है। इसमें बॉक्सिंग के इवेंट आयोजित किए जाएंगे। देखिए, प्रतियोगिता पहली बार ही आयोजित हो रही है। इसका उद्देश्य है कि भारतीय मुक्केबाजों को नेशनल लेवल पर ट्रेन किया जा सके, ताकि इंटरनेशनल जब प्रतियोगिताएं होए तो यहां से उनको चुना जा सके। तो नेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए जो इंडियन बॉक्सर है उनको एक मंच ये देता है। यहां पर जो गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट होंगे उनको डायरेक्ट नेशनल कोचिंग कैंप में डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा, फिर उनको इंटरनेशनल के लिए तैयार किया जाएगा। तो बॉक्सिंग जो प्रतिभा है उसको निखारने के लिए लाया गया है। पहली बार ही आयोजित हो रहा है, पहला एडिशन है BFI कप 2025। ठीक है, आयोजन कहां पर? तमिलनाडु के चेन्नई में 1 अक्टूबर से ये शुरू होगा, 7 दिन तक चलेगा। तो 2025 में पहला इवेंट है। मेंस और वीमेंस बॉक्सिंग की अलग अलग कैटेगरीज में यहां पर अलग अलग इवेंट आयोजित किए जाएंगे। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका आयोजन करा रहा है, तो इसके बारे में आपको ये तो पता चल गया कि संस्था क्या करती है ना। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो चेयरमैन है वो अजय सिंह है। वर्तमान में हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे हर साल मनाया जाता है 30 सितंबर को। देखिए, वर्ल्ड में काफी सारी लैंग्वेजेस है। किसी भी देश की संस्कृति को, कल्चर को समझने में ट्रांसलेटर्स जो रहते हैं ना, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ट्रांसलेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बिना ट्रांसलेशन के किसी और सभ्यता के लोगों को किसी और सभ्यता के बारे में बताना, समझाना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी को इंग्लिश नहीं आती इंडिया में तो उसको ब्रिटेन की सभ्यता और इनके बारे में कभी नहीं पता चलता। अगर किसी को हिंदी नहीं आती, ब्रिटेन के लोगों को, यूरोप के लोगों को, उनको कभी भी इंडिया की सभ्यता के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में या किसी और चीज के बारे में कभी पता नहीं चलता। तो जो ट्रांसलेशन होता है ना लैंग्वेजेस का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी देश के कल्चर को सेव करने में, किसी भी देश की संस्कृति को सेव करने में, किसी भी देश की जो वहां की मान्यताएं, परंपराएं, ट्रेडिशनल है, जो ट्रेडिशन है, उनको सेव करने में। इसी उद्देश्य से पूरे वर्ल्ड में जो ट्रांसलेटर काम करते हैं, कि एक प्रकार का प्रोफेशन है, पूरे वर्ल्ड में जो ट्रांसलेटर काम करते हैं ना, उनके प्रति सम्मान दिखाने के लिए इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है 30 सितंबर को। सही है, हर साल ट्रांसलेटरों के काम को सम्मान देना और दुनिया में इसके महत्व के बारे में लोगों को अवेयर करना, यह उद्देश्य है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे को मनाए जाने का। 30 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। 1991 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटरों का एक अंतरराष्ट्रीय संघ है जो कि ट्रांसलेटरों के हितों में काम करता है, इनके लिए पॉलिसीज बनाता है। तो इस संस्था के द्वारा ट्रांसलेटर कम्युनिटी की पहचान को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था 1991 में इंटरनेशनल ट्रांसलेटर डे। लेकिन आगे चलकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे 2017 में मान्यता दी। तो 2017 से ऑफिशियली यूएन की मान्यता के साथ इसे 30 सितंबर को मनाया जा रहा है। 2025 में ट्रांसलेशन शेपिंग अ फ्यूचर यू कैन ट्रस्ट इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे की थीम है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को। 7th सेफ
अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? सेवेंथ सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप, इसका खिताब 2025 में इंडिया की टीम ने बांग्लादेश को हराकर जीता है और यह एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। भारत की अंडर 17 फुटबॉल टीम ने कोलंबो में आयोजित किया गया था। यह सेफ है ना, इसको सही कर लेना, सेफ, SAFF, ठीक है। तो कोलंबो में, श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था। यह 7वां एडिशन है सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का, और इसके फाइनल में इंडिया ने बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में हराया और इसका खिताब अपने नाम किया। यहां पर यह इंडिया का 7वां खिताब है। देखिए, इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है ना, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। यह जो एशियन फुटबॉल फेडरेशन है उससे मान्यता प्राप्त ही संस्था है। दक्षिण एशिया के देशों में फुटबॉल खेलों को गवर्न करने वाली संस्था है। इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में देखने को मिलता है। तो यह साउथ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का आयोजन करवाती है। इसके द्वारा इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी। हर 2 साल में यह प्रतियोगिता आयोजित होती है। शुरुआत में जब ये शुरू हुई थी 2011 में, तो ये अंडर 16 के तौर पर शुरू हुई थी, लेकिन ये अब अंडर 17 है। मतलब 17 साल से कम उम्र के जो फुटबॉल खिलाड़ी है वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो दक्षिण एशिया की टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करती है। अभी जो अंडर 17 जो 7वां सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का आयोजन किया गया कोलंबो में 2025 में, इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर इसका खिताब जीता है। लास्ट क्वेश्चन, मैसूर के वरिष्ठ पत्रकार अमशी प्रसन्न कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अमशी प्रसन्न कुमार, इनको, ये मैसूर के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनको हाल ही में एग्रीकल्चर मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अनाउंस किया गया है। इनको अब दिया जाएगा एग्रीकल्चर मीडिया अवार्ड, कृषि मीडिया अवार्ड 2025। मैसूर के सीनियर जर्नलिस्ट अमशी प्रसन्न कुमार, ठीक है। ये जो कृषि मीडिया अवार्ड की हम बात कर रहे हैं ना, इसका पूरा नाम है होम्बले सहिता हरिनी कुमार एलुमनी कृषि मीडिया अवार्ड 2025। एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस बेंगलुरु में। यहां का एक एसोसिएशन है, पूर्व छात्र संघ एसोसिएशन है, ये एलुमनी एसोसिएशन के नाम से इसे जाना जाता है। तो बेंगलुरु के यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस के एलुमनी एसोसिएशन के द्वारा हर साल दिया जाता है कृषि मीडिया अवार्ड। कृषि जो जर्नलिज्म है उसके क्षेत्र में ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने बहुत अच्छा योगदान दिया हो, है ना, कृषि जर्नलिज्म में जिन्होंने मतलब बढ़ावा दिया हो, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने में जिन्होंने काम किया हो, तो ऐसे किसी जर्नलिस्ट को यह अवार्ड दिया जा सकता है। तो कृषि मीडिया अवार्ड है 2025 का मैसूर कर्नाटका के सीनियर जर्नलिस्ट अमशी प्रसन्न कुमार को यह 2025 में दिया गया। विजेता को एक नॉर्मली सर्टिफिकेट दिया जाता है और 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो किसको दिया गया? अमशी प्रसन्न कुमार। ये मैसूर कर्नाटका से आते हैं, बहुत ही फेमस पत्रकार। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इन्होंने एग्रीकल्चरल साइंस, खेती की नई टेक्नोलॉजी, किसान से जुड़े हुए मुद्दों पर काफी इन्होंने उठाया है इन सब चीजों को और इसके लिए काम किया है, इसलिए इनको कृषि मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमशी प्रसन्न कुमार ये आते हैं कर्नाटक के मैसूर से, ठीक है। तो 30 सितंबर के यहां पर हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें, हाल ही में किसे भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में कार्यकाल को बढ़ाया गया है? तो ये है आर वेंकट रमणी। क्लच, मैपल और जायू को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैस्कॉट बनाया गया है। इनमें से जायू किस देश को रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिको को। पीएम मोदी द्वारा माही बांसवाड़ा परमाणु प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई किस राज्य में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा राजस्थान में। विश्व हृदय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे हर साल मनाया जाता है 29 सितंबर को। हाल ही में बिग बैश लीग टीम से जुड़ने वाले पहले कैप्ड भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? ये हो जाते हैं रविचंद्रन अश्विन।
भारत ने हाल ही में किस प्रकार के एथेनॉल के निर्यात की अनुमति दे दी है? 2G एथेनॉल के निर्यात की अनुमति दी है भारत ने। दुनिया का पहला क्लोज्ड फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर पावर सिस्टम 2030 तक किस देश द्वारा बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा किसके द्वारा? रशिया के द्वारा। भारत का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक कहां पर लॉन्च किया गया है? इंडिया का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक लॉन्च किया गया दिल्ली में। WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। और CSIR ने इस वर्ष अपना 84th स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। CSIR की स्थापना कब की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1942 को। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हैं, रिवाइज हो जाते हैं हमारे यहां पर। अब हम चलते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे के हमारे आंसर पर। भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम कहां लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया इंदौर में। भारत का सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन? मध्य प्रदेश। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो यह रैंक है 3rd। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट में आंसर कीजिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तीनों। कनकराजू को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है? और लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल, नो लेट किस खेल से संबंधित शब्दावली है? पॉज करके आराम से नोट करो तीनों क्वेश्चन को, कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।